हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में जिस बुक के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसका नाम है ऑर्बिटल। इसको इस साल 2024 में अभी 10-12 दिन पहले ही इसको बुकर प्राइज़ मिला है। तो बुकर प्राइज़ लिटरेचर के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर किसी राइटर को बुकर प्राइज़ मिलता है तो ये माना जाता है कि जो उसका वर्क है वो सच में बहुत अच्छा है। और मेरी नज़र रहती है हमेशा उन बुक्स पे जिनको प्राइज़ मिलता है, उन राइटर्स पे, और कोशिश करता हूँ मैं उनके वर्क को समझने के लिए। तो बहुत जब से 10 दिन पहले जब इस बुक को अवार्ड मिला तब से मेरे अंदर एक बड़ी रेस्टलेसनेस थी, बेचैनी थी कि किताब मार्केट में आए और मैं उसको फटाफट जाके इसको ख़रीदूँ और उसको पढूँ। तो कल शाम को ही मैंने इस बुक को ख़रीदा है और अभी शुरू के मैंने इसके 10 पेज के आसपास पढ़े हैं। और ये बुक मुझे बहुत डिफरेंट लगी। डिफरेंट इन द सेंस ये एक बहुत एग्जिस्टेंशियल बुक है और सही मायने में तो एक स्पिरिचुअल बुक भी है। ठीक है, तो इस बुक को आज के वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसके साथ साथ एक बुक को और कवर कर रहा हूं जो कि एलिफ शफाक की 10 मिनट्स 38 सेकेंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड है। ठीक है, तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लेकर वरी मत करिएगा कि मैंने वो किताब छोड़ दी है, बीच में मैंने इस किताब को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, वो किताब मैं कंप्लीट करूँगा। मैं पैरेलली 2 बुक्स साथ साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब एक ही बुक आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहो तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, थोड़ा बोरियत भी आ जाती है। तो इसलिए मैं स्विच कर लेता हूँ। तो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन 2 बुक्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, ताकि थोड़ा मुझे भी ब्रेक मिल जाए। तो चलिए इस बुक के बारे में बात करते हैं, ऑर्बिटल के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा मैं राइटर के बारे में बात कर लूँ जो कि समंथा हार्वे है, उनके बारे में, फिर हम बुक पे बात करेंगे। समंथा हार्वे के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था इनके वर्क के बारे में, तो ये इंग्लैंड में पैदा हुई हैं और इंग्लैंड की ही राइटर हैं और इनका हर वर्क डिफरेंट है। मतलब जैसे कि डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आप डॉस्टोवस्की का वर्क पढ़ते हैं तो डॉस्टोवस्की का, जैसे अगर आपने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ ली पहली किताब, तो डॉस्टोवस्की का ऑलमोस्ट हर एक वर्क आपको एक प्रेडिक्टेबल सा दिखाई देगा। आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट अगर आपने एक भी वर्क डॉस्टोवस्की का ठीक से पढ़ा है तो आपको पता चलता है कि ये बंदा इस तरीके से लिखेगा, इन थीम्स को कवर करेगा, ये इसके टॉपिक्स होंगे। ठीक है, वो टॉल्स्टॉय पे भी अप्लाई होती है बात। लेकिन समंथा हार्वे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं इनके वर्क के बारे में देख रहा था कि इन्होंने क्या क्या लिखा है तो उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ों पे लिखा है। जैसे ये वाली जो किताब है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये बिल्कुल अलग टॉपिक पे है। ये एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर है कि जो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर है। इनकी जो दूसरी बुक्स हैं उसमें एक जगह ये बात करती हैं इनसोम्निया के ऊपर, क्योंकि इनको नींद की प्रॉब्लम रही है, तो रात भर ये जागती थी, नींद बहुत इनको कम आती थी। उस टाइम पे क्या फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो वो बुक इन्होंने इनसोम्निया के ऊपर लिखी है। एक बुक इन्होंने लिखी है एल्जाइमर्स के ऊपर। एक ओल्डर एज में जाके प्रॉब्लम हो जाती है एल्जाइमर, ठीक है, तो उसमें याददाश्त में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, आदमी मेमोरी में इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बुक उन्होंने उसके ऊपर लिखी है। तो अलग अलग टॉपिक्स पे इन्होंने बुक्स लिखी हैं। बात यह है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये बुक पढ़ के कि यार अगली बुक भी ये बंदा ऐसा लिखेगा, इसी टॉपिक पे लिखेगा, नहीं। इनके टॉपिक्स में रेंज काफ़ी है, वैरायटी बहुत है। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है एक राइटर में, और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी भी मैं बोलूँगा, क्योंकि आप फिर बोर नहीं होते और राइटर प्रेडिक्टेबल नहीं है और राइटर ब्लॉक भी थोड़ा कम आता है। तो अब इस पर बात करते हैं ऑर्बिटल पे कि ये बुक किस चीज़ के ऊपर है। ऑर्बिटल जो बुक है, इसका नाम ही ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेस स्टेशन के ऊपर है। जैसे ऊपर एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और उस स्पेस स्टेशन में रह के पूरे टाइम जो उनका स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो जो चक्कर लगा रहा है वो जो उसको ऑर्बिट बोलते हैं, चक्कर लगाने को या सर्कल लगाने को। ठीक है, तो इस किताब का नाम जो ऑर्बिटल है वो यहाँ से लिया गया है। एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऊपर हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। पहली चीज़ ये, जो इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स लिए हैं वो सारे के सारे फिक्शनल हैं। मतलब इन्होंने माना है कि हाँ ऐसे कोई एस्ट्रोनॉट है, लेकिन
ये मत सोचिए कि फिक्शनल है तो जो इसमें बताया गया वो भी फिक्शन है, नहीं। इन्होंने बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है कि जो एस्ट्रोनॉट ऊपर रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो एक दिन में वो क्या करते हैं। 24 घंटे की उनकी पूरी लाइफ दिखाई है। 24 घंटे वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, पूरा A to Z, जो भी वो खाते हैं, हर चीज़ से लेके बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है। और अच्छी बात यह है कि आप देखो, मतलब इमेजिनेशन देखो अब राइटर की, खुद ये एस्ट्रोनॉट तो नहीं है, खुद ये ऊपर स्पेस में नहीं गई है, बट फिर भी इन्होंने इमेजिन कर लिया रिसर्च करके, और मतलब माइंड की इमेजिनेशन का यूज़ करके उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत एक्यूरेटली इन्होंने लिखा है उसको। और इनफैक्ट जब एक रियल एस्ट्रोनॉट ने इनकी किताब पढ़ी थी तो उन्होंने, मतलब ही वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई एक इंसान जो कभी ऊपर गया नहीं है, जो खुद एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो इतना विविड डिटेल में कैसे लिख पा रहा है। तो उन्होंने पूछा भी था उस एस्ट्रोनॉट ने इनसे, समंथा हार्वे से, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, कि मोस्टली क्या होता है, आप देखेंगे राइटर्स ज़्यादातर वो चीज़ें लिखते हैं जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक तो थोड़ा आपको मैंने आइडिया दिया कि ये किताब का नाम ऑर्बिटल क्यों है। ठीक है, एक सेंस में ऑर्बिटल ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ऊपर चक्कर लगा रहा है अर्थ के, लेकिन ये तो ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन एक डीपर मीनिंग भी है जो हमें अभी कहानी में हम आगे जाएंगे इसमें बुक में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ऑर्बिटल नाम क्यों है, क्योंकि एक बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल मीनिंग भी है, छुपा हुआ है पीछे। ठीक है, वो आगे हमें मालूम पड़ेगा। तो अब इसमें अच्छी चीज़ ये ये किताब अराउंड, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 136 पेज की है। तो इतनी छोटी किताब को बुकर मिलना अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इससे ये सेकंड किताब है जो इतनी छोटी होने के बाद, आप देखिए सिर्फ 136 पेज की है। तो इससे पहले भी 132 पेजेस की एक किताब को मिला था, लेकिन नॉर्मली इतनी पतली किताब को नहीं मिलता, थोड़ा किताब में लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी किताब थिक होनी चाहिए, तब वो बुकर मिलता है। लेकिन तो ये सरप्राइजिंग है, लेकिन आप हैरान होंगे कि इसके हर पेज में काफ़ी डेप्थ है। जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि एक एक पेज पे मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूएंसेस हैं, उसमें डेप्थ है और बहुत चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये। सेकंड, इस किताब में 16 चैप्टर हैं। 136 पेज की किताब है, 16 चैप्टर है। 16 ही चैप्टर क्यों है, ये भी इसमें एक मतलब एक आपको सिम्बलिज्म दिखाई देगा। एक सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर है वो 24 घंटे में, एक दिन में 16 चक्कर लगाता है अर्थ के, 16 चक्कर लगा लेता है अर्थ के, 16 ऑर्बिट, इसीलिए 16 चैप्टर हैं। और ये भी देखिए, जो ऊपर एस्ट्रोनॉट हैं वो एक दिन में 16 बार सनसेट और सनराइज देखते हैं। भाई हम लोग कितनी बार देखते हैं? हम दिन में एक बार देखते हैं, ये सनसेट हो गया, सनराइज हो गया। लेकिन जो ऊपर हैं वहाँ बैठे हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, उनका जो स्पेस स्टेशन है वो 16 बार चक्कर लगा रहा है अर्थ के एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो वो 24 घंटे के अंदर 16 टाइम्स सनराइज देख रहे हैं और 16 टाइम्स सनसेट देख रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, मतलब मुझे भी नहीं पता था ये फैक्ट, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा। तो इसीलिए इस किताब में 16 चैप्टर रखे गए हैं। तो अब देखिए, मतलब हर चीज़ बहुत सिंबॉलिक है, सोच समझ के रखी गई है। और फिर आप सोचते हैं, फिर आपको मालूम पड़ता है कि बुकर क्यों दिया गया है। 136 पेज के बुकर की किताब में बुकर क्यों मिला? क्योंकि 136 पेज में जो यूज़ किया गया है इमेजिनेशन का और चीज़ें इतनी वेल क्राफ्टेड है, तो आपको समझ में आएगा कि वो डिज़र्विंग है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा ये किताब जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल किताब है, और एक मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ रहा हूँ एक स्पिरिचुअल बुक भी लगती है। ठीक है, चलिए अब पहले चैप्टर की बात करता हूँ। पहले चैप्टर में स्टार्टिंग कैसे होती है, लाइन्स बड़ी इसमें पावरफुल हैं, स्टार्टिंग लाइन ही बड़ी पावरफुल है। तो ये थोड़ा सा मैंने नया थीम स्टार्ट किया है किताबों को डिस्कस करने का, तो मुझे ये भी बताइएगा ये वाला थीम आपको कैसा लग रहा है। तो पहले चैप्टर में ये लिखा है राइटर ने कि रोटेटिंग अबाउट द अर्थ इन देयर स्पेस क्राफ्ट दे आर सो टुगेदर एंड सो अलोन दैट इवन देयर थाट्स देयर इंटरनल माइथोलॉजीज एट टाइम्स कन्वीन। इसका मतलब क्या है? वो बता रही है कि जो ऊपर स्पेस क्राफ्ट में वो जो 6 एस्ट्रोनॉट हैं वो कभी कभी एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी पूरे टाइम एक साथ हैं, लेकिन कभी कभी इतना अकेलापन भी महसूस करते हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ भी हैं कि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स भी एक जैसे हुए हैं, उनके जो अंदर चलते हैं थॉट्स वो भी एक जैसे हैं, उनकी अंदर की स्टोरीज भी एक जैसी हैं, उनको इनफैक्ट सपने भी एक जैसे आते हैं।
तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, मतलब इसमें फ़िलासफ़ी है इस लाइन में काफ़ी, ठीक है। फिर ये लिखती हैं, ये लाइन बड़ी अच्छी है, रॉ स्पेस इज़ अ पैंथर फीरल एंड प्राइमल। फीरल मील होता है, फीरल मीन्स वाइल्ड, दे ड्रीम इट स्टॉकिंग थ्रू देयर क्वार्टर्स। वो कहते हैं जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो उनका स्पेस क्राफ्ट है उससे जब बाहर देखते हैं, ठीक है, मान लो उसके विंडो से बाहर जब देखते हैं तो वो जो स्पेस है जब वो देखते हैं, जो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तो उड़ते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं बाहर स्पेस को तो स्पेस उनको ऐसा लगता है जैसे कोई एक वाइल्ड एक पैंथर हो, जो मतलब एक अजीब सा डर सा लगता है, एक वाइल्ड है, पैंथर की तरह है, मतलब ऐसा लग रहा है वो जो स्पेस है उसमें एक खो से जाएंगे। तो बड़ा अजीब सा, थोड़ा सा फियर भी लगता है वहाँ पे ऊपर, और बड़ा ही एक डिफरेंट और एक बड़ा मिस्टीरियस सा एक्सपीरियंस है जिसको उन्होंने वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है राइटर ने, ठीक है। और फिर आप ये देखिए, ये बताते हैं कि जो ये देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, जो उनको बाहर विज़न दिखाई दे रहा है अपने स्पेस क्राफ्ट के, वो ये बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, जो आपके बहुत इंटेंस मोमेंट्स होते हैं, बहुत इंटेंस डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज फेल कर जाती है, आप उसको शब्दों में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए लाइन लिखी है इन्होंने, आइज फिल्ड विथ साइट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू टेल। आँख वो देख रही है जो ज़ुबान बोल नहीं सकती। तो दिस इज़ ग्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो इन्होंने जो फिक्शनल एस्ट्रोनॉट्स बनाए हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कहानी में आगे अभी जैसे जैसे जाएगी बुक आपको और मालूम पड़ेगा। तो 4 एस्ट्रोनॉट्स तो उसमें अमेरिका से हैं, जापान से हैं, ब्रिटिश हैं, एक इटालियन है, और 2 उसमें कॉस्मोनॉट हैं जो रशिया के हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने वर्ड यूज़ किया है 4 एस्ट्रोनॉट और 2 कॉस्मोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में फ़र्क क्या है? एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में फ़र्क क्या है मुझे भी नहीं पता था, मैंने उसको समझा, मैंने कहा भाई अभी ये राइटर ने 2 वर्ड क्यों यूज़ किए हैं, तो मालूम पड़ा एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज़ होता है यूएसए और यूरोप के लिए। यूएसए, यूरोप, जापान, वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट, क्योंकि जो एस्ट्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एस्ट्रो मतलब होता है स्टार। जो कॉस्मोस वर्ड है उसका मतलब होता है यूनिवर्स, और रशिया में जो एस्ट्रोनॉट है उसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं। काम वो एक ही इंसान को रेफ़र कर रहे हैं, काम वो इंसान एक ही कर रहा है, एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंस है। जैसे कि चाइना में उसको बोलते हैं टाइकोनॉट, इंडिया में बोलेंगे व्योमनॉट, क्योंकि जो व्योम मतलब है उसका मतलब स्पेस होता है, ठीक है, या एक तरह से आप यूनिवर्स से भी इसको सिग्निफाई कर सकते हो, इफ़ आई एम राइट। हो सकता है मैं शायद व्योम का बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए मेरा इंटेंट क्या है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंट्री की के जो उसको एक ही इंसान को कहने के तरीके या वर्ड अलग हो सकता है, लेकिन वो रेफ़र एक ही इंसान को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दिखा गया 4 एस्ट्रोनॉट हैं और 2 कॉस्मोनॉट हैं, ठीक है, और जो टोटल 6 लोग हैं ऊपर, उसमें से 2 लेडीज़ हैं और 4 उसमें जेंट्स हैं, 2 वीमेन एंड 4 मैन, ठीक है। तो ये इस तरह से एक मैंने आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करी है कि पहले चैप्टर में उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक बैकग्राउंड आपका सेट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये इसमें डिटेल देती हैं, ये बताती कैसे हैं कि एक पहले उसमें चैप्टर में चल रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है रोमन। 6 लोग हैं, उसमें से एक एस्ट्रोनॉट की बात कर रही हैं जिसका नाम है रोमन। अब ये जो रोमन है, ठीक है, ये अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, सोच रहा है, और ये ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो जब ये इसके रिकॉर्ड को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर हैं, अब ये 9 महीने के एक मिशन पे आया है, 9 महीने के मिशन पे आया है। तो अब ये 9 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 270 डेज़ के आसपास हो गए, ठीक है। उन 270 डेज़ में ये 550 घंटे एक्सरसाइज करेगा टोटल 9 महीने के मिशन में, यानी कि 270 डेज़ में ये 540 आवर्स मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज इनको करनी पड़ती है बहुत, क्योंकि क्या होता है जब ये एस्ट्रोनॉट ऊपर से वापस आते हैं अर्थ पे, तो क्योंकि वहाँ ग्रेविटी होती नहीं है, उनके जो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर तो ज़ीरो ग्रेविटी वाली जगह है, तो उनकी जो हड्डियाँ हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और जो उनकी मसल्स हैं
वो भी मसल मास इनका बहुत लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, वीकनेस सी आ जाती है बॉडी में ना एक, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ जा रही है, आपकी मसल्स जा रही हैं, आपकी बोन्स की डेंसिटी, बोन्स आपकी फ्रेजाइल हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको एक्सरसाइज काफ़ी करनी पड़ती है, इनको करना पड़ता है डेली बेस पे, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो 270 डेज़ में ये 540 आवर्स एक्सरसाइज करेंगे, ऑलमोस्ट एक तरह से एटलीस्ट 2 घंटे की एक्सरसाइज डेली है, 2 घंटे की डेली। 500 मीटिंग करेंगे। मीटिंग क्या करेंगे, ये जो अर्थ पे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ ही मीटिंग करते हैं, कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, ठीक है। तो 270 डेज़ में 500 मीटिंग्स होंगी, मतलब 9 महीने में 500 मीटिंग्स करेंगे। और 4320 बार 4320 टाइम्स ये सनराइज़ और सनसेट देखेंगे। बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स हैं। और कपड़ों के बारे में बताया, मतलब काफ़ी डिटेल में इन्होंने स्टडी करी है राइटर ने इनके बारे में। हफ्ते में एक बार ये टी शर्ट चेंज करेंगे, 2 दिन में एक बार ये अंडरगारमेंट्स चेंज करेंगे, और 5 दिन में एक बार ये सॉक्स चेंज करेंगे। क्योंकि भाई इतना सामान लेके नहीं जा सकते ऊपर आप, ठीक है, क्योंकि आप स्पेस क्राफ्ट में जगह कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो उनके लिए जो कपड़े हैं वो स्पेशल बनाते हैं, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं, उनको उतनी जल्दी गंदे नहीं होते, ठीक है, तो उतना ज़्यादा उनको क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो उस तरीके से हैं, स्पेशल क्लोथ्स होते हैं उनके, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 16 दिन में, एक दिन में 24 आवर्स के टाइम पीरियड में ये 16 टाइम्स सनराइज़ और सनसेट देखेंगे। एक दिन में 16 बार सनराइज़ और सनसेट देखेंगे, इसलिए 270 डेज़ में करीबन 4320 टाइम हो गया, इस तरह से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब जो एक मेन चीज़ है जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, एक लाइन आती है यहाँ पे, स्पेस श्रेड्स टाइम टू पीसेस, स्पेस श्रेड्स टाइम टू पीसेस। जब आप ऊपर होते हैं, स्पेस में हैं, तो जो टाइम है उसका जो सेंस है वो चला जाता है। हम तो अर्थ पे हैं तो हमने टाइम बना रखा है जी, 24 घंटे होते हैं, हम देखते रहते हैं घड़ी में। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये जो टाइम की वो जो है ना सेंस, ये चला जाता है, मालूम नहीं पड़ता। और आप देखिए ना, हम जनरली कैसे देखते हैं टाइम को, हमारा सेंस ऐसे होता है कि अरे यार बाहर धूप निकल आई, अरे यार अंधेरा हो गया। वो जो ऊपर बैठा हो तो 16 बार देख रहा है एक दिन में, तो उसका तो सेंस वैसे ही हिल जाता है टाइम का, उसको नहीं समझ में आता। तो इनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको वॉच को देखना है, ठीक है। और आपको जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो आपको अपने आप को बोलना है, जब उठें, सोते हैं फिर जब उठते हैं, कि भाई भले ही कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि जब अब इनके लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, मैंने बोला ना एक दिन में 16 बार सनराइज़ होगा, 16 बार सनसेट होगा। तो अब जब एस्ट्रोनॉट उठा है तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर सवेरा ही हो सकता है बाहर अंधेरा हो, बिल्कुल हो सकता है बाहर अंधेरा हो। तो इनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब ये उठें सो के तो ये बोलें कि भाई मॉर्निंग हो गई है, इनको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेंस ऑफ टाइम लूज कर जाएंगे। क्योंकि ऊपर जाके वो सेंस ऑफ टाइम वैसा रहता नहीं है, क्योंकि एक दिन में 16 बार सनराइज सनसेट हो रहा है, सो के उठे हैं बाहर अंधेरा हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, स्पेस श्रेड्स टाइम टू पीसेस बिकॉज सेंस ऑफ टाइम इज लॉस्ट। फिर अब आप देखेंगे इसमें एक चीज़ एक और आती है जो बड़ी मुझे अच्छी लगी काफ़ी, मतलब कैसे इसमें जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और कैसे ये बुक एक तरह से डिफरेंट भी है, यही मालूम पड़ता है। इसमें एक एस्ट्रोनॉट और है जिसका नाम है शॉन, ठीक है। तो अब शॉन अपने बचपन की याद करता है, वो स्कूल में है, स्कूल में उसकी आर्ट क्लास हो रही है। आर्ट क्लास में एक पेंटिंग होती है जिसका नाम है लैस मिनास। अब वो जो पेंटिंग है वो बड़ी स्ट्रेंज सी पेंटिंग है, क्योंकि जब उस पेंटिंग को इंसान देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है, वो पेंटिंग को देख रहा है, पेंटिंग उसको देख रही है, हो क्या रहा है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझाता हूँ। तो पेंटिंग का नाम है लास मिनास। अब इस पेंटिंग में क्या है, पेंटिंग में जो पेंटर है वो खुद पेंटिंग कर रहा है, मतलब पेंटिंग में पेंटर दिखाया गया है जो खुद पेंट कर रहा है एक कैनवास पे, और वो जो पेंट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसके आसपास वहाँ पे एक राजकुमारी खड़ी है, प्रिंसेस खड़ी है, उसके पास उसकी फ्रेंड्स खड़ी हैं, सहेलियाँ खड़ी हैं, और एक आईना है। आईने में राजा रानी दिखाई दे रहे हैं। पेंटिंग में राजा रानी नहीं है, लेकिन आईने में उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और वहाँ एक दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, पता नहीं कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया है, कुछ बताना चाहता है उनको।
और जब आप देखते हैं एज अ व्यूअर, जब आप उस पेंटिंग को देखते हैं तो आपको उस शीशे में राजा रानी दिखाई देते हैं। तो बड़ी स्ट्रेंज सी पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है, तो उनकी जो वो जो शॉन एस्ट्रोनॉट हैं, जो अपने बचपन की याद कर रहे हैं, आर्ट स्कूल में उनकी जो आर्ट टीचर है वो उनको बता रही है उस पेंटिंग के बारे में। तो टीचर कहती हैं कि अब ये पेंटिंग बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि ये पेंटिंग हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव देती है। इस पेंटिंग से आपको ये बताना है कि ये पेंटिंग किस चीज़ के बारे में, वो ये बता रही है बच्चों को। क्योंकि पेंटिंग में इतनी स्ट्रेंज पेंटिंग है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ के ऊपर है। ये डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर, पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। क्या वो पेंटिंग राजा रानी के ऊपर है? क्या वो पेंटिंग खुद आर्टिस्ट के ऊपर है, क्योंकि आर्टिस्ट भी है उसमें, पेंट कर रहा है? क्या वो पेंटिंग राजकुमारी के ऊपर है? क्या वो उसकी सहेलियों के ऊपर है? क्या वो उस बंदे के ऊपर है जो मैंने बोला था दरवाजे पे खड़ा हुआ है? या फिर जो हम देख रहे हैं पेंटिंग हमारे ऊपर है? या फिर कुछ नहीं है, सिंपल एक पेंटिंग है? तो टीचर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो लाइफ है वो भी आर्ट की तरह है, डिपेंड करता है आप उसे देख कैसे रहे हैं। आर्ट आपको बहुत तरह के पर्सपेक्टिव देती है, ऐसी लाइफ भी आपको बहुत तरह के पर्सपेक्टिव देती है। और कभी कभी रियलिटी और जो आपकी इमेजिनेशन है वो डाइल्यूट हो सकती है। अब उस टाइम शॉन जो है, क्योंकि बचपन की बात कर रहे हैं, स्कूल में है, उस टाइम उन्हें लगता है यार, ये कहते हैं कि आर्ट की क्लास मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि वो चाहते थे पायलट बनना, एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। तो कहते थे यार मुझे आर्ट की क्लास समझ में नहीं आ रही, पता नहीं मैम क्यों ये पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो वो आर्ट की क्लास में उनको ऐसा लगता था, मतलब यूज़ नहीं लगता था, मीनिंग नहीं लगता था, ठीक है। और वो बैठ के अपने ड्राइंग वगैरह बनाते रहते थे, डूडल्स वगैरह बनाते थे। तो उनके बगल में ही उस टाइम पे एक लड़की थी। वो आगे जाके, वही लड़की जो के बगल में होती है, उनसे उनकी बातचीत होती है, आगे जाके उनकी शादी भी उसी लड़की से होती है, ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं। तो वो लड़की क्या करती है, जो उनकी वाइफ है, अब वो बड़े हो गए हैं, जब वो एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, ठीक है, अब वो बड़े हो गए हैं, एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। अब वो जब जाने वाले थे स्पेस क्राफ्ट पे, तो अब उनकी जो वाइफ है वो एक पोस्ट कार्ड लेती है, उस पर वही पेंटिंग बनी होती है। और उस पोस्ट कार्ड पे पीछे वो सब कुछ लिखती है जो उनकी टीचर ने उस दिन बताया था उस पेंटिंग के बारे में। और उनकी वाइफ की जो मेमोरी है बहुत शार्प है, और जो उनकी थिंकिंग है बहुत क्लियर है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ें लिख देती हैं जो उनकी टीचर ने बताया था पेंटिंग के बारे में। अब होता क्या है, अब हम वापस आते हैं इस पे कि अब जब शॉन स्पेस क्राफ्ट में है, अब सुबह हुई है, अब शॉन वो पोस्ट कार्ड देखता है, ठीक है, और जिसकी उनकी वाइफ ने उनको बनाया था, पेंटिंग के पीछे लिख के दिया था, वो सारी चीज़ें अब शॉन जो है वो पढ़ रहे हैं कि यार ये टीचर ने ये बताया था, पेंटिंग के बारे में ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव दिया था कि लाइफ पर्सपेक्टिव्स का गेम है। उस टाइम उनको ये बात समझ में नहीं आई थी, उस टाइम उनको आर्ट में मीनिंग दिखाई नहीं दे रहा था। बट अब जब वो विंडो के बाहर से जब अर्थ को देखते हैं नीचे, तो उनको समझ में आता है कि पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज उनको अर्थ वैसी अर्थ नहीं लग रही जैसी अर्थ जब वो अर्थ पे थे तब लग रही थी। आज पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। जब हम अर्थ में हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट है। जो एस्ट्रोनॉट ऊपर से अर्थ को देख रहा है उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। चीज़ वही है अर्थ ही, पर अब देखने के नज़रिए में फ़र्क आ रहा है। और जब देखने के नज़रिए में फ़र्क आ जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। नज़रिया ही सब कुछ है। और फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है। आज उनको उस आर्ट की सिग्निफिकेंस दिखाई दी जो उनकी टीचर ने उनको आर्ट की क्लास में बताया था। उससे पहले वो समझ नहीं पाए थे अभी तक, पर आज उनको समझ में आ रहा है कि यार मतलब जो उनका सेंस ऑफ रियलिटी है वो भी थोड़ा सा डगमगाना शुरू होता है, बिकॉज पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। और वो पोस्ट कार्ड से उनकी वाइफ की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आज वो सोचते हैं कि जब मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगा, वो मॉस्को से हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन सुबह उठूंगा और मैं अपनी वाइफ को सब कुछ बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे ऊपर क्या क्या देखा, कैसे मैंने अर्थ को देखा। अर्थ से जब मैं मून को देखता हूँ और जब मैं ऊपर से मून को देख रहा हूँ तो कितना फ़र्क है। क्योंकि कहते हैं जब मैं यहाँ से मून को देखता हूँ तो मून लगता है कहीं दूर है, पर जब हम स्पेस क्राफ्ट में होते हैं तो हमें लगता है मून बिल्कुल हमारा साथी है, बिल्कुल हमारे साथ ही है। और मैं उनको ये भी बताऊंगा अपनी वाइफ को कि कैसे आर्ट जो होती है वो कैसे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करती है, कैसे आपका एकदम सेंस ही चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको समझ नहीं आता क्या रियल है क्या अनरियल है। और साथ ही साथ मतलब आप देखिए
थोड़ी देर बाद ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, मैं अपनी वाइफ को ये चीज़ें बताऊंगा, एकदम से फिर वो वापस उसी स्पेसक्राफ्ट में आते हैं और फिर उनको समझ में आता है अरे ये तो आगे की चीज़ है, अभी तो बहुत आगे का है। तो क्या हो रहा है, काइंड ऑफ वो अपना जो होम का सेंस है ना वो भी खोते हैं। टाइम का सेंस तो जाता ही है, लेकिन होम का भी समझ में नहीं आता कि होम किसको कहें, क्योंकि आप इतना बड़ा एक अर्थ देख रहे हो नीचे, जो हमारी जो डेफिनेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं हमारी जो हमने बना रखी हैं, ठीक है, नेशंस की, वो भी वहाँ पे जाके फिर वो सारी बाउंड्रीज मिट जाती हैं, पूरी अर्थ ही आपकी होम बन जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद इमीडिएटली आपको ये भी थॉट आता है कि अर्थ तो वहाँ है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो क्या स्पेसक्राफ्ट मेरा होम है, अर्थ मेरा होम है, क्या मेरा होम है? तो सेंस ऑफ टाइम के साथ साथ सेंस ऑफ होम भी एक तरह से मिस हो रहा है और लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मतलब आप ये दिखाने की कोशिश करी है राइटर ने कि क्या मतलब सोच कैसे रहा है एस्ट्रोनॉट, कैसा फील कर रहा है। इनफैक्ट ये एक लाइन थी बड़ी अच्छी इसमें, वो ऐसा फील करते हैं जैसे एक चाइल्ड की तरह, वो जो एस्ट्रोनॉट है स्पेसक्राफ्ट के अंदर सब अपने आप को बच्चे की तरह फील करते हैं, क्योंकि बाहर जो यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है, वो एज अ पेरेंट दिखाई दे रहा है बाहर यूनिवर्स, और वो खुद को एक चाइल्ड की तरह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं ना यूनिवर्स के आगे, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो ये देखिए, अब एकदम से एक चेंज आता है, ये मैं बताता हूँ कि चेंज कैसे आता है इसमें स्टोरी में। एक और एस्ट्रोनॉट है, इसका नाम है चाई करके, ठीक है, चाई जापान से है। एकदम से उसको मैसेज मिलता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो गई है, और वो ये बात बताती है एस्ट्रोनॉट्स को, और बहुत ज़्यादा परेशान है, शी इज़ ऑलमोस्ट क्राइंग। तो अब जो साथ के उसके एस्ट्रोनॉट्स हैं, बाकी 5 हैं, वो फिर वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं सुन के इस बात को, एकदम से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन शब्द नहीं है किसी के पास बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो पेन होता है इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आदमी के पास वर्ड्स होते नहीं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब सबके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है उस टाइम पे जब वो ये चीज़ सुनते हैं, मदर के बारे में सोचते हैं, बार बार उनके दिमाग में ये थॉट रेजोनेट होता है सबके दिमाग में, क्योंकि हर एक को अपनी मदर की याद आती है। जैसे वो ये बात मालूम पड़ती है कि जो चाई है उसकी मदर की डेथ हो गई है, सबको अपनी अपनी मदर की कंसर्न होती है, अपनी एकदम सबके दिमाग में मदर का वो आता है कि मदर जो है हमारी सेफ है कि नहीं है। और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उस टाइम पे वो मतलब कैसे शेयर कैसे करें ग्रीफ को। खैर, अब ये चीज़ है कि जब उन ये भी बड़ा इंटेंस मोमेंट है जब वो नीचे देखते हैं अर्थ को। अब जब वो अर्थ को नीचे देख रहे हैं तो उनको पूरी की पूरी अर्थ ही मदर जैसी लग रही है। अब मदर एक इंडिविजुअल नहीं रह गई है, वो पूरी अर्थ ही उनको मदर जैसा लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है जो रेजोनेट हो रहा है बार बार, मदर के अराउंड। सबको अपनी मदर की टेंशन है, सबको इस चीज़ से बहुत धक्का लगा है ये न्यूज़ सुन के कि चाई की मदर जो है उनकी डेथ हो गई है। तो दे आर ऑलमोस्ट ग्रीविंग, सब के सब शोक मना रहे हैं, अपनी माँ के बारे में भी टेंशन ले रहे हैं, सबको अपनी मदर की भी टेंशन होती है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे उसको कंसोल करें चाई को। और सब के सब फिर एकदम से जब नीचे देखते हैं अर्थ की तरफ, क्योंकि सबकी मदर्स वहीं हैं, तो उनको पूरी अर्थ ही मदर जैसे नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब बहुत डिफरेंट है, मतलब उसको जो आदमी उस टाइम सोच रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वो हर चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली राइटर ने इस चीज़ को दिखाया है बार बार, यू कैन नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो ये सोचते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं, ये राइटर ने दिखाता है कि सबके जो थॉट्स हैं, सबके थॉट्स एक जैसे हो चुके हैं। फिर वो ट्राई करते हैं कुछ अलग सोचने का, किसी ऐसे थॉट को सोचने का जो उन्होंने कभी सोचा ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल ऐसा थॉट जो कभी ना सोचा हो, लेकिन उनके दिमाग में थॉट आता ही नहीं। वही थॉट्स रेजोनेट करते रहते हैं माइंड में। फिर उनको एक बात समझ में आती है, एंड में एक एहसास होता है कि हम सब जब वो अर्थ को देख रहे हैं, जो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम सब की बात हो रही है, हम सब जो हैं अर्थ पे रहने वाले, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर अर्थ ना हो तो हम इस यूनिवर्स में जी नहीं पाएंगे।
हम एक जहाज में बैठे हुए पैसेंजर की तरह हैं जो ऐसे अंधेरे समुंदर में चल रहा है जिसमें आप स्वयं नहीं कर सकते। आपको उस नाव की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस शिप की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना उस शिप के उस अंधेरे समुंदर में नहीं चल सकते। आप समुंदर में तैर नहीं सकते क्योंकि उस समुंदर में तैरा नहीं जा सकता। आपको शिप की ज़रूरत है ही है। मतलब क्या है, ये जो यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है और इतनी डार्कनेस है कि अगर अर्थ नहीं होगा तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। अर्थ को एक तरह से सिंबल दिखाया गया शिप का, और हम जो अर्थ पे रहने वाले हैं वो हम शिप पे खड़े हैं। तो अगर अर्थ नहीं होगी तो हम इस यूनिवर्स में हम नहीं नेविगेट कर सकते, नहीं रह सकते। आप डायरेक्टली स्पेस में, क्योंकि जब वो स्पेस में आया तो उनको समझ में आ रहा है कि अर्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बिना अर्थ के नहीं है हम कुछ। तो ये बहुत ही एग्जिस्टेंशियल बुक है, मैंने आपको बोला था ना एग्जिस्टेंशियल बुक है। फिर जो इसमें एक बड़ी ये लाइन भी लिखी हुई है, देखिए, वी आर सेलर्स ऑन अ शिप ऑन अ डीप डार्क अनस्विमेबल सी। वी आर सेलर्स ऑन अ शिप ऑन अ डीप डार्क अनस्विमेबल सी, जो मैंने अभी आपको लाइन बताया इसका मीनिंग, ठीक है। एक चीज़ और है जो एंड में निकल के आती है इस चैप्टर के, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं वो, द अर्थ फ्रॉम हेयर इज़ लाइक हेवन। मतलब क्या है, जब हम वो बताते हैं कि जब हम अर्थ पे होते हैं ना तो हमें लगता है हेवन कहीं और है, लेकिन वो कहते हैं कि जब स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है अर्थ ही हेवन है। अर्थ हेवन जैसी लग रही है, बहुत कलरफुल लग रही है, बहुत वाइब्रेंट लग रही है। उसका इसकी वाइब्रेंसी है, जो उसका कलर है वो विद टाइम बढ़ता जाता है। तो इनको पहली बार मालूम होता है कि ये जो अर्थ है ये मदर अर्थ क्यों है। जब हम अर्थ पे रहते हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। चीज़ें जब हमारे पास होती हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। चीज़ें हमसे जब दूर होती हैं तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है। तो वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जब हम अर्थ पे हैं तो हमें लगता है हेवन कहीं और है, बट अब जब वो वहाँ बैठे हैं स्पेस क्राफ्ट में तो उनको मालूम पड़ता है कि अर्थ इज़ लाइक हेवन। अर्थ ही तो हेवन है। इतनी सुंदर अर्थ है, इतनी कलरफुल, इतनी वाइब्रेंट अर्थ है, और उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसमें जो इसमें लिखा हुआ है, दे लुक डाउन एंड दे अंडरस्टैंड व्हाई इट्स कॉल्ड मदर अर्थ। ठीक है। और फिर एक चीज़ और है, इसमें ये बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जितने भी अर्थ पर रहते हैं हम सबकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। हमें हेवन पे भेजा गया है और वो हेवन अर्थ है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? वो कह रहे हैं कि हम लोग जितने भी अर्थ पे रह रहे हैं ऑलरेडी हमारी डेथ हो चुकी है, तो अर्थ हमारे लिए आफ्टर लाइफ है, अर्थ हमारे लिए हेवन की तरह है। ठीक है। तो अर्थ, इसका मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ। अर्थ ही सब कुछ है। अगर अर्थ नहीं होगी तो हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। और ये पर्सपेक्टिव उनको आ रहा है जब वो ऊपर वहां बैठे हैं स्पेस क्राफ्ट में। और इस तरह से आप देखेंगे राइटर आगे जाके बहुत चीज़ों के ऊपर वार्न करेगा। क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्थ को बचाने के लिए वो कई तरह की बातें इस रिपीटेडली इस थीम को इस किताब में वो उठाएंगी राइटर, और वो बताएंगी अर्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि भाई अर्थ ही हेवन है, अर्थ ही सब कुछ है, इसे प्रोटेक्ट करो, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स द ओनली प्लैनेट वी हैव। एटलीस्ट अभी तक तो हमें इसी का पता है। तो आप समझ रहे हैं? तो मैंने बोला ना, ये बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियली पावरफुल बुक है, और ये मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक स्पिरिचुअल बुक भी है, क्योंकि जब आप ऊपर हैं तो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है, स्पेस का, टाइम का, होम का, हर चीज़ का। वो कंटिन्यूसली ऊपर से देख रहे हैं, पूरा अर्थ वो ऐसे नेविगेट करते हैं ऊपर से, तो अलग सब बिल्कुल दिखाई देता है, सब कुछ अलग दिखाई देता है। सोचिए मेमोरीज कितनी जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने बोला था ना, उसको अपनी वाइफ की याद आ रही है, फिर उसको मालूम पड़ता है दूसरे एस्ट्रोनॉट को, चाई को, उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो उसको अर्थ ही पूरी एक मदर की तरह दिखाई दे रही है। तो बहुत चीज़ों का सेंस चेंज होता है, मेमोरीज, रिलेशनशिप, हर चीज़। फिर अब मैं बताता हूँ एक चीज़ और, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऑर्बिटल, नाम ऑर्बिटल क्यों है। एक तो मैंने आपको एक वो बता दिया साइंटिफिक रीज़न की 16 बार चक्कर लगा रहे हैं। एक रीज़न और है कि जैसे ये स्पेस क्राफ्ट में ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, ऐसे ही
लाइफ भी आप देखिए सर्कल्स में चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो थीम उठी है डेथ के अराउंड, उसकी जो मदर की डेथ हो जाती है, तो वो भी एक तरह से एक सर्कल ही है, लाइफ सर्कल की तरह, लाइफ होगी, डेथ होगी, फिर लाइफ होगी, फिर डेथ होगी, तो वो भी एक ऑर्बिट की तरह ही हम, लाइफ भी ऐसे ऑर्बिट में ही चल रही है। तो डीपर सेंस में इसका मीनिंग ये भी है बुक का, ठीक है। तो इसलिए अब आपको, अभी तो मैंने सिर्फ 10 पेज पढ़े हैं, बट ये बहुत, मैं अब आपको बता दूँ, इसमें टाइम लगता है बुक को पढ़ने में, हमें लगता है, शायद आपको दिखा भी देता हूँ, तो उसमें मतलब काफ़ी अंडरलाइन करना पड़ता है, काफ़ी देखना पड़ता है मुझे, ठीक है, मतलब हर पेज पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस उसको ऐसे ही पढ़ते जाएं, ऐसे ही पढ़ते जाएं, यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको बुक की लैंग्वेज में बोलूँगा, कंपैरेटिवली जैसे मैं बाकी नॉवेल्स पढ़ता हूँ उसके मुकाबले मुझे थोड़ी मुश्किल लगी, ठीक है, मुझे मुश्किल लगी, हो सकता है आपको आसान लगी, बट मुझे थोड़ी लैंग्वेज टफ लगी। बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है, बट इसमें जो मीनिंग्स हैं वो बहुत डीप हैं और बहुत ही डीपली एग्जिस्टेंशियल बुक है ये, मेरी नज़र में तो स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 10 पेज पढ़े ही मैंने, 10 पेज के बारे में डिस्कशन किया है कि सिर्फ 136 पेज ही इस किताब में, लेकिन फिर भी इसे बुकर क्यों मिला, इसलिए बुकर मिला क्योंकि हर पेज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। आगे हम जाएंगे और इस किताब को मैं और कवर करूँगा आगे की वीडियोस में, और आपके सामने जो जो उसमें डीपर इंसाइट्स निकल के आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये सही लगा जो मैंने अभी यहाँ पे रिव्यू किया है, जिसके बाद जो मैं डिस्कशन किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और डोंट वरी, मैं साइड बाय साइड जो एलिफ शफाक की बुक है जो मैं कवर कर रहा हूँ 10 मिनट्स 38 सेकेंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड, उसको भी मैं साइड बाय साइड उसको कवर करता चलूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।